कार में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अन्या बिल्कुल खामोशी देख रही थी। रुद्र बाहर से आती जाती रोशनी में अन्या का यूं खामोश चेहरा देख रहा था। उसकी उदासी उसकी नज़रों से छुप नहीं पा रही थी, जिसे देख रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाकर अन्या की कमर को कसकर पकड़ अचानक उसे अपनी गोद में खींच लेता है। अन्या तो रुद्र के ऐसे करने से उचक कर हैरानी भरी नज़रों से उसे देख गुस्से में उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए कहती हैं, ये क्या हरकत है, छोड़े मुझे। रुद्र अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए शरारत से कहता है, अगर नहीं छोड़ूं तो। अन्या को अब रुद्र की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में रुद्र के कंधे पर मारते हुए कहती है, छोड़े मुझे, आपके साथ चल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अब आपको मनमानी बर्दाश्त करूँगी, छोड़े। रुद्र अन्या को और कसते हुए खुद के करीब करते हुए धीरे से उसके कानों में कहता है, इतना गुस्सा वाइफ ही लगता है मेरी। रुद्र अन्या को और कसते हुए खुद के करीब करते हुए धीरे से उसके कानों में कहता है, इतना गुस्सा वाइफ ही लगता है मेरी। एपोलॉजी का भी तुम पर कोई असर नहीं हुआ। एपोलॉजी का नाम सुन अन्या को रुद्र की हरकत याद आती है, जिस वजह से अब उसे चिढ़ मचने लगी। वो रुद्र को घूरते हुए तंज भरी लहजे में कहती हैं, एपोलॉजी, आप पहले एपोलॉजी मांगना तो सीख लें पहले ठीक से। जो आपने हरकत की वो कहीं से भी एपोलॉजी तो नहीं लग रही थी। अन्या की बात सुन रुद्र को सोचने वाले अंदाज में कहता है, तो मेरी एपोलॉजी आपको पसंद नहीं आई। तो इतना बोल कर एक नज़र शरारत से अन्या के कन्फ्यूज चेहरे को देखता है, फिर उसे देखते हुए तेज आवाज़ में कहता है, जियान, आसपास किसी होटल में कार रोकना, मुझे तुम्हारी मैम से अच्छे से काफ़ी जोर देते हुए एपोलॉजी मांगना है। रुद्र की बात सुन अन्या हैरान नज़रों से उसे देखती है। उसकी बातों का मतलब और आंखों की शरारत अन्या से छुपी नहीं थी। जियान, जो असल मतलब न समझ, जल्दी से अपने बॉस की बात में हामी भरते हुए कहता है, यस बॉस। अन्या उसका यस सुन सक पका गई। वो लगभग जियान पर उखड़ते हुए कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं रुकने की, हम सब चुपचाप घर जाएंगे। जियान अन्या के ऐसे बोलने पर मासूम सी शक्ल बनाकर हाँ में सिर हिलाकर मनी मन सोचता है, ये कहाँ फंस गया। अन्या का जियान को माना करते देख रुद्र अन्या के गालों पर प्यार से अपने अंगूठे से छूते हुए काफ़ी मासूम नज़रों से उसे देखकर कहता है, क्या हुआ वाइफी, अब नहीं चाहिए एपोलॉजी। अन्या गुस्से में रुद्र को घूर झटके से उसका हाथ हटाकर वापस सीट पर बैठ वार्निंग देने वाले अंदाज में अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहती हैं, अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की या मेरे करीब आने की कोशिश की ना, तो मैं यहीं के यहीं उतर जाऊंगी और घर नहीं चलूंगी आपके साथ। और ये कभी मत सोचिएगा कि आपके साथ घर चल रही हूँ तो मैं आपके उस कड़वे इल्ज़ाम भूल गई या अपने दामन में आपके वो न धुलने वाले दाग मिट गए हैं। अगर मेरे मम्मा पापा का सवाल नहीं होता तो आपके ये बार बार के भुलाए रिश्ते को मैं कब का भुला चुकी होती, इसीलिए दूर रहे मुझसे। इतना बोल अन्या खिड़की की तरफ अपना चेहरा घुमा लेती है। रुद्र अब कुछ नहीं कहता क्योंकि अन्या सच में काफ़ी गुस्से में थी और उसकी बातें सच में कोई मजाक नहीं लग रही थी। वो बस अभी उसके शांत होने का इंतज़ार करना ही बेहतर समझता है। वो जानता था ये जो दर्द उसने दिए हैं वो यूं चंद पलों में नहीं मिटने वाले, लेकिन वो भी रुद्र राय चौहान है। कुछ पलों तक रुद्र बस अन्या को एकटक देखते रहा, लेकिन अन्या ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अन्या की आंखें एकटक बाहर देखते देखते कुछ भरी सी हो गई और कब उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होकर रुद्र के कंधे पर उसका सिर लग गया उसे पता ही नहीं चला। रुद्र ने जब अन्या को सोता हुआ देखा तो वो मुस्कुरा उठा और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, देखा वाइफ, तुम खुद मुझसे दूर जाना चाहो तो दूर नहीं जा सकती और अब जाना चाहो तो भी इसकी इजाज़त नहीं है। फिर रुद्र अन्या को अपनी बाहों में ठीक से भरते हुए उसके मासूम से चेहरे पर हाथ फेरते हुए उस पल के बारे में सोचता है जब गुस्से और तेज़ में आकर वो बिना सोचे समझे अन्या को अपनी बातों से हर्ट किया और साथ ही उस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर अपनी ज़िंदगी से निकलने को कह दिया, जिसका एहसास रुद्र को उसके गुस्से को शांत होने पर हुआ। और फिर वो इस बात की तह तक जाने की सोच इस बारे में पता किया तो उसे ये जानकर काफ़ी बुरा लगा कि अन्या निर्दोष हैं। ये बात कहीं ना कहीं रुद्र का दिल भी कह रहा था, पर जब उसने अन्या को विक्रम के साथ देखा तो उसके गुस्से और जलन से उसके दिल पर
जैसे ताला ही लगा दिया गया। पर बाद में जब सब शांत होने के बाद उसने पता चला कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया ताकि रुद्र अन्या को खुद की लाइफ से दूर कर दे। लेकिन कौन? ये बात अब तक एक रहस्य थी। रुद्र को जैसे ही इस बात का आभास हुआ वो अन्या को मनाकर घर जाने के लिए घर से निकल गया। यही सारी बातें सोचते हुए रुद्र अन्या के सोए हुए मासूम चेहरे को ताकते रहता है। बिना कितना सुकून था इस पल में कि उसका सालों से बेजान पड़ा दिल आज कितने अरसे बाद सुकून से धड़क रहा था। कुछ पल में कार हेलीपैड एरिया में रुकती हैं। अन्या अब तक सो रही थी, इसीलिए रुद्र आराम से अन्या को अपनी बाहों में उठाकर चौपर में बैठ जाता है। सुबह का वक्त अन्या की जब नींद खुलती है तो कुछ जाने पहचाने खुशबू के साथ कुछ मीठा एहसास महसूस कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह बेड पर ही अपनी सुकून भरी अंगड़ाई लेते हुए अपने आसपास देखती है। फिर दूसरे पल वो हड़बड़ाते हुए बेड पर बैठ अपने आसपास देखती है। अन्या इस वक्त रुद्र के बेड में उसके बेड पर सो रही थी, पर आसपास रुद्र नहीं था। ये देख उसकी निगाहें उसके चारों तरफ तराशती हैं। फिर खुद ही अपने सिर पर चपत लगाते हुए खुद से मन ही मन में कहती हैं, क्या कर रही है अन्या? क्यों उनकी ये वक्त बेवक्त बदल जाने वाली झूठी बातों पर यकीन कर अपने दिल को झूठी आस दे रही है? इनका कोई भरोसा नहीं है। एक पल को रिश्ता निभाते हैं और दूसरे पल सारे रिश्ते भूल जाते हैं। मत कर ऐसा, ये सब तेरा नहीं है। बस ये याद रख, एक न एक दिन तुझे जाना ही होगा। ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा ले। फिर अफसोस में अपने दिल पर हाथ रखकर धड़कते को महसूस करती हैं, जो अब रुद्र के एहसास में धड़क रहा था। वो इस सबको देख खुद से एक गहरी हामी भरी आवाज़ में कहती हैं, पर ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? न चाहते हुए भी बस उन्हें अपनी आंखें खुलने पर तराश रहा है। सिर्फ उसके करीब जाने को बेकारण तड़पते रहता है, पर वो ऐसा नहीं चाहते, न ही महसूस करते, न जाने क्या चाहते हैं। फिर कमरे को देख दर्द भरी हंसी में कहती हैं, एक बार फिर ले आई मेरी किस्मत उस मोड़ पर जहाँ मोहब्बत है पर मोहब्बत का साथ नहीं। ये सब बात सोच अन्या अपनी आंखें मीच खुद को अंदर से आने वाले पल के लिए तैयार करते हुए हिम्मत बटोर अपनी आंखें खोल जैसे उठने लगती हैं, उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, जिसे देख उसकी आंखें ही फैल जाती हैं। वो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई थी। ये देख अन्या जल्दी से बेड से खुद भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने को होती है उसी वक्त दरवाज़ा किसी ने खोल दिया था। अन्या तो हड़बड़ाते में खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा रुद्र के सीने से टकरा जाती है। अन्या के होठ रुद्र के सीने छू जाते हैं। दोनों की धड़कन एक लय में आपस में सरगोशी करते हुए बातें करने लगती हैं। अन्या की तो नज़र रुद्र के बॉडी मस्कुलर चेस्ट पर पड़ती ही शर्म से झुक सी जाती है। वो जैसे हटने की कोशिश करती है कि रुद्र उसकी कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है। अन्या अपनी आंखें कुछ बड़ी कर रुद्र को घूरने लगती है तो रुद्र प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे कर एक शरारत भरी आवाज़ में कहता है, क्या हुआ वाइफी? मुझे दूर नहीं रह पाई? अन्या रुद्र की बात सुन अपने होश में आती हैं और उसकी बाहों में खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में उसे देख कहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मैंने जल्दी में ध्यान नहीं दिया कि आप अंदर हैं। छोड़े, अब मुझे जाने दे। रुद्र अपनी बाहों में को मजबूती से कसते हुए कहता है, ऐसे कैसे वाइफी जाने दूँ? अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है। अन्या उसकी बात सुन सवालिया निगाहों से उसे देख कहती है, क्या मतलब है? रुद्र अपना हाथ अन्या की पीठ पर धीरे धीरे चलाते हुए उसके तरफ झुक काफ़ी शरारत से कहता है, मतलब ये कि अभी तो मैंने ठीक से एपोलॉजी मांगी ही नहीं। मैंने कहा था ना, एक बार घर आ जाऊं तो अच्छे से एपोलॉजी मिलेगी। तुम्हें तो शुरू करें। ये बोल रुद्र जैसे ही अन्या के करीब बढ़ता है, अन्या की आंखें उसकी बात सुन हैरानी से फैल जाती हैं। वो आगे क्या होगा इसके बारे में सोच के डर से अपना चेहरा पीछे कर रुद्र को खुद से धक्का देने की कोशिश करते हुए हड़बड़ाहट में कहती हैं, नहीं, मुझे कोई एपोलॉजी नहीं चाहिए आपसे। अपनी एपोलॉजी अपने पास रखें। रुद्र अन्या का घबराया हुआ चेहरा देख काफ़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी हंसी को छुपा
काफ़ी मासूम बन कहता है, लेकिन तुम्हें तो कहा था वाइफी। अब रुद्रराज चौहान अपनी बात से पीछे थोड़ी ना हट सकता है। मुझे एपोलॉजी मांगनी है तुमसे। अन्या उसकी बात सुन खुद का सिर मानो पीट लेती है। वो मन में सोच रही थी कि ये आदमी उसकी बात का मतलब भी अपने पक्ष में कैसे ले, ये उससे अच्छे से आता है। अपनी बात पर अब उसे पछतावा हो रहा था, पर साथ ही रुद्र के इतना करीब होने से अन्य के दिल में एक हलचल सी होने लगी और पूरे शरीर में एक अलग से एहसास ने जगह बना ली थी। उसके जज्बात जैसे उसके ही काबू में नहीं थे। ये सब देख अन्या खुद को काबू में कर कुछ सोचते हुए खुद से कुछ छुड़ाने की कोशिश करते हुए मासूम चेहरा बना थोड़ा प्यार से कहती हैं, छोड़े मुझे प्लीज़, मुझे नीचे भी जाना है। सब मेरा वेट कर रहे होंगे, बहुत लेट हो गया है प्लीज़। अन्य की ये रिक्वेस्ट करते देख रुद्र अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता है। अन्य देख फुर्ती से उसकी बाहों से निकल जैसे ही जाने को होती है कि रुद्र पीछे से उसकी कमर पकड़ खुद के करीब कर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, अभी तो छोड़ दिया वाइफी, पर नेक्स्ट टाइम क्या पता ये मौका मिला या ना मिले तुम्हें, इसीलिए बी प्रिपेयर्ड। इतना बोल रुद्र अन्य के कानों पर हल्का सा बाइट कर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। अन्या को अपने धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की थी। वो जल्दी से उसकी पकड़ से आज़ाद होकर वॉशरूम में घुस दरवाज़ा बंद कर देती है और रुद्र उसकी ये हरकत देख मुस्कुरा देता है। फिर वो भी तैयार होने के लिए चला जाता है। अन्या के वॉशरूम से बाहर आने से पहले ही रुद्र नीचे आ गया था और सीधा डाइनिंग एरिया पर जाते हैं, जहाँ एक अलग ही नज़ारा था। आज दिग्विजय जी वहाँ नहीं थे, क्योंकि कल के वजह से उन्हें काफ़ी थकान हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आकाश भी कहीं बाहर गए थे। वहाँ सिर्फ वो 4 ही थे, पर उनकी हालत सच में किसी भूखे चूहे के जैसी थी। सब अपने खाने में ऐसे मग्न थे कि आज से पहले उन्होंने खाना खाया ही नहीं। खासकर रेहान और सोरे, बेचारा कल का अनशन काफ़ी मुश्किल बीता था। रुद्र उन्हें एक नज़र देख चुपचाप अपनी जगह बैठ जाता है। एक नौकर उसे कॉफ़ी और नाश्ता सर्व करता है। रेहान रुद्र को देख खुशी से अपने मुंह में ढेर सारा खाना भर जल्दी से उसके गले लगते हुए कहता है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपने हमारी बात मान भाभी को एक दिन में घर ले आए, वरना ये अनशन और एक दिन चलता तो मैं कहीं बिल्कुल लुप्त हो जाता। यू आर सो स्वीट। रुद्र उसकी हरकतों को घूर गुस्से में अपने कंधे झटक उसे दूर करता है। रेहान का मुंह ही बन जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद को खाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट समझ वापस अपने खाने में लग जाता है और रुद्र उसे घूर कॉफ़ी पे पीने में लग जाता है। तभी अबे अपना सैंडविच खाते हुए कहता है, वैसे यार हम सब ने तुझे भाभी को इज्जत के साथ लाने को कहा था, ये नहीं कि तू आधी रात को गुंडों की तरह उसके घर पर दावा बोल और चोरों की तरह उन्हें उठा कर ले आए। अबे की बात सुन अब रुद्र को सवालिया नज़रों से देखने लगे हैं कि क्या ये सच है, क्योंकि उन्हें ये सब नहीं पता था और अभय को भी जियान से ही कुछ देर पहले ये सब पता चला था, जिसे सुन एक पल को तो उसे भी गुस्सा आया कि उसकी हरकत देख उसे हंसी आ गई, क्योंकि इतने सालों में रुद्र नहीं बदला। बचपन में भी अगर कोई उसकी चीज़ अपने आसपास लाती तो वो उसे भी घर में इसी तरह घुसकर अपनी चीज़ वापस लेकर आता था, क्योंकि जो रुद्रराज चौहान का वो उसी का ही है। ये सब सोच अभय को तो अन्य के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। बेचारी रुद्र बिना उनकी तरफ देखे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए बेपरवाही में कहता है, अगर इज्जत से लाने का वेट करता तो तुम सब यहाँ खाना नहीं खा रहे होते। इतना बोल रुद्र वहाँ से निकल जाता है। उसकी बात सुन सोरे के मुंह का निवाला उसके मुंह में ही अटक जाता है। वो जल्दी से पानी के घूंट लेते हुए नाराज़गी से कहता है, यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता। सब उसकी बात पर सहमति दिलाते हैं। सबको लगा कि रुद्र की अन्य के आने के बाद कुछ बदलेगा, उसके अंदर कुछ नरमी आएगी, लेकिन नहीं, वो अब भी बेसिल जैसा ही है। रुद्र ऑफिस चला जाता है और बाकी सब अन्य से मिलकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अन्य दिग्विजय जी की हालत देख पहले तो उन पर नाराज़ होती हैं, फिर खुद ही गिल्ट महसूस करती हैं, आखिर उसकी वजह से ही तो उन्हें यह सब झेलना पड़ा। दिग्विजय जी अन्या को वापस अपने घर देख काफ़ी खुश थे। उन्होंने कौशल्या जी की पुण्यतिथि की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंप दी और खुद निश्चित हो गए।
अन्या के लिए ये सब नया था, इसीलिए उसे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन वो अपने पूरे लगन से कोशिशों में लगी हुई थी। वो पूरा दिन तैयारियों में जुट रही। आकाश जी भी काफ़ी खुश थे अन्या को वापस देख। उन्होंने अन्या को अपने कमरे में बुलाया। अन्या कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए अंदर आती हैं तो आकाश जी उसे देख खुश होते हुए उसके सिर पर हाथ रख कर कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी वापस अपने घर आ गई। फिर कभी मत जाना, तुम्हारे बिना अब ये घर नहीं लगता बेटा। अन्या भी उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं और उनसे सवाल करते हुए कहती हैं, डैड आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था? वैसे मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं और साथ ही पंडित जी से भी बात कर ली, वो वक्त पर आ जाएगा और दान का सामान भी सब देख लिया है और भोग भी माँ के पसंद के पकवान मैं खुद सुबह बना लूँगी। और अन्या को एक के बाद एक सारी बातें सुन आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बस बस बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने सब अपनी निगरानी में बेहतरीन ही किया होगा। मैं यहाँ तुमसे तैयारियों का जायज़ा लेने नहीं बुलाया हूँ, बल्कि एक ख़ास चीज़ देने के लिए बुलाया है। अन्या आकाश जी की बात सुन सवालिया निगाहों से उन्हें देख कहती हैं, ख़ास चीज़ क्या डैड? आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, 1 मिनट रुकना। इतना बोल वो अपनी अलमारी की तरफ चले जाते हैं। उनके एक अलमारी के साइड जहाँ अब भी कौशल्या जी की चीज़ें काफ़ी सलीके से रखी हुई थी, आकाश जी वहाँ कुछ ढूंढने लगते हैं। वहीं अन्या की कैजुअली सब देख रही थी। तभी अन्या की नज़र उस पर अपने ऊपर वाले सेल्फ के 2 एक जैसे दिखने वाले डिब्बों पर जाती है। एक डिब्बे पर तो रुद्र लिखा था, पर दूसरा पर कुछ नहीं। ये देख अन्या के मन में कहीं सवाल उठने लगे। वो समझ गई कि दूसरा डब्बा जरूर रेहान के नाम का होगा, पर अगर आकाश जी रेहान से अपने दिल से नफरत करते थे, डब्बा यहाँ नहीं होता। पर जब इन बाप बेटों में ऐसा अनोखा रिश्ता अब भी है, तो क्यों ये रिश्ता इतने दूर है? अन्या अपने ही सोच में गुम थी कि आकाश जी अपने हाथों में 2 बॉक्स लिए अन्या के पास आते हैं और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारे लिए। अन्या सवालिया नज़रों से बॉक्स को देख उसे लेकर खोलती हैं तो एक काफ़ी भरी जनेऊ कंगन थे और दूसरे में एक काफ़ी लंबा और खूबसूरत ईयरिंग। दिखने में दोनों ही काफ़ी खूबसूरत थे कि एक पल को अन्या उसे छूकर उनकी तरफ आकर्षित हो उठी। फिर कुछ सोचते हुए आकाश जी से कहते हैं, काफ़ी खूबसूरत है डैड, लेकिन मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? आकाश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे हैं। अन्या सवाली निगाह से आकाश जी को देखती हैं तो आकाश जी आगे अपनी एक यादों में खोए अंदाज में कहते हैं, ये कंगन कौशल्या को पापा ने दिए इस घर की बहू बनने पर। फिर जब रुद्र हमारी ज़िंदगी में आया तो कौशल्या ने इस कंगन को उतार कर रखते हुए कहा कि अब इसके आगे की हकदार मेरी बहू होगी और जब वो आएगी तो मैं उसके मुंह दिखाए में उसे दूंगी। पर अफसोस मेरी कौशल्या अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाई। ये बोलते हुए आकाश जी की आंखें कुछ नम हो गई और अन्या भी उनके जज्बात समझ खामोश ही हो गई। फिर आकाश जी अपने जज्बात को काबू कर अन्या को देखते हुए एक विश्वास से कहते हैं, लेकिन अब मेरी कौशल्या का कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये धरोहर उसकी बहू की है जो आज मैंने दे दी। ये झुमके भी उसने कब से अपनी बहू के लिए रखा था संजोकर, इसीलिए इन सब तुम्हारा ही हक है बेटा। अन्या उनकी बात सुन तो अन्या एक खामोशी से रह जाती हैं। अन्या हक, उसका हक तो अब तक के तराजू के नीचे दस गया है। अन्या के मन में काफ़ी दुविधा थी, लेकिन आकाश के विश्वास और खुशी को देख अन्या कुछ नहीं कहती और उसे रख लेती हैं। आकाश जी काफ़ी खुश होते हैं, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए। रात का वक्त, अन्या किचन में कामों में लगी थी, तभी मुन्ना दौड़कर उसके पास आते हुए घबरा कर कहता है, मैम वो। अन्या जो कि अपने कामों में लगी थी, वो मुन्ना की आवाज़ से घबराकर उसकी तरफ देख प्यार से कहती है, मुन्ना क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मुन्ना अन्या के बोलने पर तुरंत ही कहता है, मैम वो मैं रेहान सर के कमरे की तरफ से आ रहा था, वो मैंने देखा कि रेहान सर के सर पर काफ़ी सारे खून के निशान लगे हुए हैं और वो अपना चेहरा छुपाकर कमरे में घर के पीछे के रास्ते से आ रहे हैं। अन्या तो खून सुनी एक पल के लिए सुन पड़ गई, फिर अगले ही पल बिना कोई सवाल किए जल्दी से भागते हुए
हराबर कदमे से रेहान के कमरे की तरफ चली जाती है और तपाक से उसके कमरे के दरवाज़ा खोल जैसे ही अंदर देख रही है तो वो उसके कदम एक पल अंदर देख दंग रहे और दागमान से जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान रह जाती है। वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाती हैं, खून! रेहान! रात के 8 बजे चौहान मैंसन में एक साथ 3 कार इंटर होती है और बीच वाली कार से जियान निकल जल्दी से पीछे वाला दरवाज़ा खोलता है। रुद्र अपने फ़ोन में बिजी रहते ही कार से निकलकर जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए बढ़ता है कि एक तेज़ रफ्तार से आती कार जल्दी से घर के आगे रुकती है और उसमें से अभय काफ़ी हड़बड़ाहट के साथ हल्का गुस्सा और फिक्र के मिले जुले भाव लिए बाहर आता है। उसके चेहरे के ऐसे भाव देख रुद्र की भौहें आपस में सिकुड़ जाती है। अभय जल्दी से घर के अंदर जाने लगता है तो रुद्र भी तेज कदमों से चल उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख अपने फिक्र भरे लहजे में पूछता है, अभय क्या बात है, तुम इतनी जल्दी से मैं क्यों हो, सब ठीक है? रुद्र को रोकता देख अभय उसकी तरफ देख गुस्से और फिक्र के मिले जुले भाव लिए कहता है, मिस्टर गोयल का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि तविश ने उनके बेटे सियाद को काफ़ी बुरी तरह पीटा जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर एक पल को रुद्र को भी कुछ हैरानी हुई क्योंकि तविश जैसा समझदार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। अगर रेहान होता तो उसकी जगह तो रुद्र को कोई हैरानी नहीं होती। अबे अपनी बात जारी रखते हुए काफ़ी गुस्से में कहता है, आज मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मिस्टर गोयल को एक बार फिर हमारी माँ की परवरिश पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। इतना बोल अबे गुस्से में घर के अंदर चला जाता है। रुद्र भी उसके पीछे आता है। न जाने उसे क्यों मामला कुछ अलग ही साउंड कर रहा था। वहीं रेहान के कमरे में जब अन्या भागते हुए आती है और अंदर का हाल देखती है तो उसके कदम एक पल डगमगा से जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान रह जाती हैं। वो अचानक ही तेज़ आवाज़ में चिल्लाती हैं, खून! रेहान! अंदर तविश बेड पर बैठा था और वहीं उसके बगल में रेहान मेडिकल बॉक्स लिए बैठा उसे कुछ कह ही रहा था। दोनों की हालत कुछ सही नहीं थी। रेहान के वाइट शर्ट में कुछ खून के छींटे के साथ मिट्टी भी लगी हुई और चेहरे और बाजू पर छोटे चोटें आई थी। वहीं तविश को रेहान से हल्की ज़्यादा चोट आई थी। उसके माथे, हाथों, कंधे और होठ से खून बह रहा था। उसका हाल भी रेहान जैसा था। उन दोनों को देख साफ पता चल रहा था कि किसी से पिटकर और किसी को पीट कर आ रहे हैं। रेहान और तविश के कानों में जब अन्य की आवाज़ पड़ती है तो वो दोनों उसकी काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं। रेहान जल्दी से खुद की चोटों को छुपाने की कोशिश करते हुए खड़ा होकर अपनी नज़रें उससे चुराते हुए कहता है, भाभी आप यहाँ कैसे? अन्या उसकी इस हरकत को गुस्से में डांटते हुए उसके पास आकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर उसकी चोटों को देखकर कहती है, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और तुम दोनों को इतनी चोट कैसे आई? और तो और तुम लोग डॉक्टर के पास जाने की जगह यहाँ चोरों के जैसे अपनी चोटों को छुपा रहे हो। अन्या को गुस्सा करता देख रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करे। तभी तविश काफ़ी बेपरवाही से कहता है, कुछ नहीं हुआ है भाभी, हम ठीक हैं, बस हल्की सी चोट है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अन्या उसका ऐसे कहने पर फिक्र से कहती हैं, क्यों ज़रूरत नहीं है? देखो कितनी चोट आई है, अगर अभय को पता चला तुम्हारी इस हाल के बारे में तो वो। तविश रूखेपन से अन्या की बात काटते हुए नीचे देख कहता है, तो वो गुस्सा करेंगे भाभी कि मैंने एक बार फिर उन्हें मिस्टर गोयल के सामने शर्मिंदा किया। यहाँ सबको अपनी ही इज्जत और शान की परवाह है, मेरे फीलिंग की तो यहाँ किसी को कदर ही नहीं है। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, न ही डॉक्टर की, न ही एक मतलबी बाप की, न ही भाई की जो मेरे दिल की बात का भी समझ ही नहीं पाते, और न किसी की। अन्या उसके कहने पर एक पल सुन सी पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो तविश के दिल पर दर्द इस कदर हावी हुए जा रहा है। वो इशारे में रेहान को देखती है तो रेहान बस अपना सिर झुका लेता है। रेहान शायद तविश की इस वक्त की फीलिंग अच्छे से समझ सकता था। वो जैसे उसका दर्द उसके दर्द के बराबर महसूस कर सकता था। अन्या एक नज़र दोनों को देख आगे बढ़ तविश के सामने बैठ जाती है और काफ़ी प्यार से उसका झुका हुआ सिर उठाकर एक ममता भरे स्पर्श से
लिए काफ़ी नरम भाव से कहती हैं, ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? अन्या के पूछने पर तविस जैसे खामोश सा हो गया। उसे समझ नहीं आता आखिर वो क्या कहे अन्या से। अन्या उससे खामोश देख मेडिकल बॉक्स से कॉटन में दवा लगाते हुए एक बार फिर प्यार से कहती हैं, तविस। अन्या के मुंह से अपने नाम पुकारे जाने पर तविस एक नज़र अन्या को देख वापस से अपनी नज़रें झुका लेता है। उसकी आंखों में अन्या की ममता भरे स्पर्श से कुछ बूंदें झलक आई थी। उसे इस कदर शांत देख अब अन्या को अब काफ़ी फिक्र होने लगी। वो अपनी नज़र साइड में खड़े रेहान पर ले जाते हुए कहती हैं, रेहान तुम तो बता दो क्या हुआ है, तुम दोनों को चोट कैसे लगी और तभी से ऐसी बातें क्यों कर रहा है, बोलो रेहान। अन्या के बार बार पूछने पर रेहान अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अन्या के पाँवों के पास बैठते हुए कहता है, भाभी मेरी और तविस की लड़ाई हो गई, तविस के स्टॉप ब्रदर सियात के साथ। अन्या सोकली दोनों को देख कहती है, पर क्यों? अन्या की ये पूछने पर रेहान गुस्से में तविस को देख कहता है, सब इसकी लैला की वजह। मैंने कहा था ना इससे कि वो लड़की सही नहीं है इसके लिए, पर ये तो मेरी बात सुनते से रहा और सरफिरे आसी की तरह उसके पीछे पागल हुआ फिर रहा था, तो मुंह के बल गिरना ही था। रेहान की बात सुन अन्या तविस को देखती है जो चुपचाप वहीं बैठा हुआ था। अन्या उसकी ओर रेहान की चोट को साफ कर दवा लगाते हुए असमंजस में कहती हैं, पहेलियाँ मत बुझाओ रेहान, साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों को ऐसे लड़ाई करनी पड़ी? अन्या की बात सुन रेहान कहता है, भाभी आज जब हम कॉलेज गए थे तो तविश ने अपनी लैला को सियात के साथ आते हुए जब भी कि उसने कहा था कि वो आज कॉलेज नहीं आएगी। जब तविश ने उसे इस बात का एक्सप्लेन मांगा तो उस लैला ने काफ़ी घमंड से इतराते हुए तविश की बेइज्जती करते हुए कहा कि वो उसे डेट करने की औकात नहीं रखा था, क्योंकि सियात ने उसे ये बता दिया कि वो गोयल परिवार का नाजायज़ बेटा है और साथ ही आंटी के बारे में कुछ भली बुरी बातें कही, जिसे सुन तविश को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सियात से कन्फर्ट करने लगा। तो धोखे से सियात ने तविश को अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीटना शुरू कर दिया। मैं भी तविश के गुस्से को देख उसके पीछे पहुंचा, तो ये सब देख मुझे भी सियात और उसके दोस्त पर गुस्सा आ गया और मेरी भी उनके साथ झपट हो गई। फिर हल्का मुस्कुरा प्राउड से कहता है, लेकिन अंत में जीत हमारी हुई भाभी। हम दोनों के आगे उसके 5-6 छुट्टे टिक नहीं पाए। वो क्या है ना, हम दोनों ही बेस्ट हैं। उसकी बात सुन अन्या उसके सिर पर हल्की चपत लगाते हुए कहती हैं, अच्छा बड़े आए बेस्ट वाले, ये नहीं सोचा इस झपट में तुम दोनों को ज़्यादा चोट लग सकती थी या कुछ हो सकता था, क्या ज़रूरत थी तुम दोनों भिड़ने की? उसकी बात सुन तविश जो शांत था वो तपाक से कहता है, ज़रूरत थी भाभी, वो हर बार मेरी चीज़ मुझसे छीन कर मुझे नीचा दिखाता रहे और मैं चुप रहूं। पहले उसकी मॉम ने हमारी मॉम की जगह ली, फिर हमारे डैड को हमसे अलग कर दिया, फिर भाई को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपना रास्ता उस परिवार से तोड़ दे, फिर दुनिया वालों की नज़र में हर वक्त हमें ही दोषी ठहराते हुए वो हर चीज़ हमसे छीन ली जिस पर हमारा हक था। फिर अब मेरा प्यार और वो तो और न जाने कितनी बार मेरी माँ के दामन पर उसने मिस्टर गोयल ने और उसकी पत्नी ने कीचड़ लगाया। आखिर मेरी इस दुनिया में न रहने वाली माँ की क्या गलती है? इन सब में क्यों बार बार सब इस कदर उन्हें बेइज्जत करते हैं? हम तो अब उनसे मतलब तक नहीं रखना चाहते, तो फिर क्यों सब हमारे जख्मों को खुरेदते हैं, क्यों? ये बोलते हुए तविश की आंखों में गुस्से से आंसू तक का फैसला तय कर लिया। उसे पता ही नहीं चला, अन्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर क्यों इस परिवार में रिश्तों में दर्द ही लिखा है? वो ऐसे बिखरते रिश्ते नहीं देख पा रही थी। वो जल्दी से तविश की आंखों के आंसू पोंछ प्यार से उसके गाल पर हाथ रख समझाते हुए प्यार से कहती है, तविश मेरी बात सुनो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जैसा चाहे हम वैसे करें। वो तुम्हें अपनी बातों से चोट पहुंचाना चाहे तो हम उन्हें इस बात में कामयाब होने की इजाज़त दें। वो लोग सब तुम्हें ऐसे मजबूर बनकर आगे बढ़ता देख अपनी जलन में रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन सब की बातों को दिल पर लेकर बैठ जाए। अगर उनके कहने से कुछ बिगड़ रहा है तो तुम ऐसा कुछ करो कि उन्हें वो बिगड़ने का मौका न मिले
और ऐसे लड़ झगड़ कर कुछ हासिल नहीं होने वाला। और रही बात उस लैला की, ये बोल अन्या मुंह बनाते हुए काफ़ी क्यूटली कहती है, वो तो मुझे भी अपनी देवरानी के रूप में पसंद नहीं थी। अच्छा हुआ उस चुड़ैल से तुम्हारा पीछा छूट गया। उसकी बात सुन रेहान खुश होते हुए कहता है ना भाभी, मैं तो शुरू से कह रहा था वो एक नंबर की चुड़ैल है। कैसे मेरे भोले भाले दोस्त को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया। फिर रेहान लैला की एक्टिंग करते हुए अदाओं के साथ अपने एक साइड के होठ को हल्का बाइट करते हुए अपनी आंखों को मटकाते हुए काफ़ी सुरीली आवाज़ निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, तवीस बेबी माय बेबी, ओहो बेबी माय बेबी, मुहो माय बेबी। उसकी ये नौटंकी देख तवीस न चाहते हुए भी एक पल को मुस्कुरा देता है और अन्या भी हंस देती है। रेहान फिर उल्टी करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, याक इतना बेबी बेबी सुनकर तो मुझे मेरा दोस्त परम पर नज़र आने लगा था, वो भी निप्पल वाली दूध की बोतल के साथ। तवीस ये सुन मुँह बनाते हुए रेहान के हाथों पर जानबूझकर वहाँ मारता है जहाँ उसे चोट लगी हुई थी। रेहान की आह निकल जाती है। वो गुस्से से तवीस को घूर कर कहता है, आह तू मुझे मार रहा है, जबकि एक मैं ही था तेरे साथ। अब देख कल मैं तुझे वही नमूने के पास छोड़ आऊँगा, फिर करते रहना साथ में बेबी माय बेबी, बेबी ओह बेबी, ली बेबी, छी बेबी। ये बोलते हुए रेहान गुस्से में कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस जाता है और अन्या और रेहान उसकी नौटंकी पर हंस देते हैं। तभी रेहान अन्या को देख अचानक उसकी गोद में सिर रखकर हल्का इमोशनल होते हुए, थैंक यू भाभी, मुझे इतने प्यार से समझाने के लिए। पता है आज फिर काफ़ी वक्त के बाद मुझे किसी ने माँ के जैसे संभाला, मुझे हौसला दिया। जानता हूँ भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो मुझे उन सब से दूर रहने को बार बार कहते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं, लेकिन हर बार उनका वो प्यार मिस्टर गोयल के लिए गुस्से पर हावी हो जाता है। अन्या उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तो तुम मुझसे एक टाइट हक कर लेना जिससे एक पल में उसका गुस्सा छू हो जाए। तभी बाथरूम से आवाज़ आती है, ये मेरा फॉर्मूला है अपने बेदिल भाई को पटाने का, तू जा अपनी लैला के जैसे ओह बेबी आह बेबी कर। अबे भाई के सामने यही तुझ पर शूट करता है। रेहान की बातूनी बातें सुनकर तवीस का तो मुंह बन जाता है और अन्या की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए तवीस को फ्रेश होने का बोल वहाँ से चली जाती है और तवीस गुस्से में अचानक ही बाथरूम में घुसता है। रेहान जो भी बाथटब के सामने खड़ा था उसका मुंह पानी में डाल देता है। वही खिड़की के पास खड़ा अबे अंदर हुई सारी बातें सुन सारे जज्बात देख बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। रुद्र ने भी सब देख लिया और सुन लिया था, वो भी कुछ सोचते हुए अबे के पीछे चला जाता है। अबे गार्डन में बिल्कुल शांत खड़ा एकटक बादलों में छुपे चांद को देख रहा था। अबे कमरे के अंदर हुई सारी बातें सुन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। रुद्र भी अबे के साथ ही था, इसीलिए अबे के दिल का हाल उससे छुपा नहीं था। वो भी जानता था कि इस वक्त उसके सबसे समझदार दोस्त के दिमाग पर क्या चल रहा है, कितनी हलचल होगी। कभी वो खुद को दोषी ठहरा रहा होगा, तो कभी हालत को, तो कभी अपने किस्मत को, जहाँ उसके लिए सिर्फ लड़ना लिखा था। कहीं ना कहीं रुद्र भी कभी इसी फीलिंग में से गुजरा था, इसीलिए वो भी बिना कुछ कहे उसके पास चला जाता है। अबे गार्डन में बिल्कुल शांत खड़ा एकटक बादलों में छुपे चांद को देख रहा था। रुद्र भी ठीक उसके बगल में खड़े होके उसकी तरफ देखते हुए अपने पॉकेट में हाथ रखे खोए अंदाज में कहता है, वक्त, हालत और अपने से लड़ते लड़ते सबने पत्थर सा समझ लिया है। उसकी बात सुन अबे भी बस बादलों में छुपे चांद को तराशते हुए कहता है, और सब ये भी भूल गए हैं कि हर पत्थर बनी चीज़ कठोर नहीं होती। खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए बस पत्थर का आकार ले रखा होता है। परिवार को बचाने के लिए बस पत्थर का आकार ले रखा होता है। उसकी बात सुन रुद्र भी खामोश हो जाता है। दोनों दोस्त काफ़ी वक्त यूं ही खामोश रहते हैं। उनकी बातों से ज़्यादा उनकी खामोशी उन्हें एक दूसरे के साथ हौसला देती थी। कुछ पल में अबे काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। वो अपने बगल में खड़े रुद्र को देख कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे पता है आज मुझे तुमसे बहुत जलन महसूस हो रही है। ये सुन रुद्र अपनी भौहें सिकोड़ते हुए
उसे देख बेपरवाही से कहता है, जलन वो भी तुम है? ये डिपार्टमेंट तो शोरे का था ना। उसकी बात सुन अभय हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये तो है, लेकिन आज मुझे भी इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का मन कर रहा है, क्योंकि आज तेरे पास वो हीरा है जिसे देख शोरे क्या कोई भी जल जाए। हीरा सुन रुद्र उसे सवालिया निगाहों से देख कहता है, हीरा? अभय मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख एक आंखों में आंखों लिए कहता है, हाँ यार हीरा, भाभी तेरे पास वो नायाब हीरे की तरह है जिसकी चमक हम सबकी ज़िंदगी में खुशियों की रोशनी भर देती है। परिवार को बचाने के लिए बस पत्थर का आकार ले रखा है। उसकी बात सुन रुद्र भी खामोश हो जाता है। दोनों दोस्त काफ़ी वक्त तक यूं ही खामोश रहते हैं। उनकी बातों से ज़्यादा उनकी खामोशी उन्हें एक दूसरे के साथ हौसला देती है। कुछ पल में अभय काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। फिर हल्का मुंह बनाकर आगे कहता है, और एक तू है जिसे उसकी कदर ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तू जब तक कदर करना सीखे कोई उससे पहले तेरे नायाब हीरे को कोई चुरा कर ले जाए तेरे से। अभय की बातें तो घोल घोल थी, लेकिन वो सारे शब्द सीधे रुद्र के दिल में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी था। वो अपने ही सोच में गुम हो जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी की रेखा खिंच चुकी थी, जिसे अभय मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, यही तो चाहता था मैं, तेरे अंदर वो डर आए जिससे तू अब तक बेखबर बैठा है, किसी को खोने का डर, वो भी उससे जिसके बिना अब तू अपनी लाइफ इमेजिन न कर सके। महसूस कर तो एहसास हो तेरे अंदर है भाभी के लिए, क्योंकि यही एहसास की बेचैनी तुझे वो कर जाएगी जो तूने कभी सोचा भी न हो। अबे रुद्र को ऐसे सोच और बेचैनी के बीच जूझता छोड़ वहाँ से निकल जाता है। रुद्र ने न जाने कितने ही पल ऐसे ही अपने अंदर उठ रहे जज्बातों से लड़ने में बिता दिए। वहीं अन्या ने सबको खाना खिलाया और रेहान और तविश के लिए खुद खाना लिए उनके कमरे में गई। रेहान तो खाना दे किसी की परवाह किए बिना खाने पर टूट पड़ा, लेकिन तविश ने खाने से मना कर दिया। ये देख अन्या ने खुद आगे बढ़कर उससे प्यार से अपने हाथों से खिलाया। ये देख रेहान का ही मुंह बन गया। वो छोटे बच्चे की तरह तविश से इस बात के लिए भी झगड़ रहा था और अन्या उनकी ये नोक झोंक देख मुस्कुरा रही थी। वो जानती है ये सब रेहान इसीलिए कर रहा था ताकि तविश अपने दर्द को याद ही न कर पाए। रुद्र अब तक बाहर गार्डन में ही था, तभी उससे अमन का फ़ोन आता है जो क्लाइंट के बारे में उससे बता रहा था। उस क्लाइंट की फ़ाइल उसके स्टडी रूम में होने के कारण रुद्र उसे 10 मिनट में बताने का बोल फ़ोन रख देता है और घर के अंदर जाने लगता है। रुद्र का ध्यान इस वक्त अपने फ़ोन पे था। तभी हॉल से गुजरते वक्त रुद्र का ध्यान चूड़ियों की खनक की आवाज़ पर पड़ती है, जिससे उसकी निगाहें खुद ब खुद किचन से जाती आती अन्या पर चली जाती है। अन्या के हाथों में एक ट्रे था जिसे लिए वो कहीं जा रही थी। उसने अपने बाल इस वक्त एक जूड़े में बांध रखा था, पर कुछ लटें आगे पीछे निकल रखकर कभी कंधे पर झूल रही थी तो कभी उसके गालों को सहला रही थी। रुद्र उसमें खोता हुआ सब कुछ भूल उसकी तरफ चल पड़ा। अन्या दादाजी के कमरे में आती है और डांटते हुए कहती है, ये क्या दादाजी, ये कोई समय है पेपर्स चेक करने का? रात को नॉर्मल लोग सोया करते हैं, पर यहाँ के लोगों को सिर्फ काम ही दिखता है क्या दिन क्या रात? अन्या का इशारा साफ तौर पर रुद्र पर ही था, जिसे दिग्विजय जी बेखूबी समझ गए थे। अन्या बोलते हुए ट्रे रखकर टेबल पर रखकर उसमें से दूध का गिलास ले दिग्विजय जी के हाथ में देती है और साथ ही उनके पेपर्स को लेकर साइड में रख देती है। दिग्विजय जी उसकी ये मीठी डांट सुन हंसते हुए कहते हैं, हम तो बस यूं ही खोल लिए, अब इस उम्र में जल्दी नींद कहाँ आती है, और जब तक आप हमें हक से डांट कर सोने का न बोले तब तक तो नहीं आती। अन्या हल्का गुस्सा करते हुए पूछती है, अच्छा इसका मतलब कि आपने अपनी रात वाली दवाई भी नहीं ली होगी। दिग्विजय जी उसकी बात सुन अपनी नज़रें चुराते हुए कहते हैं, हम तो बस खाने ही वाले थे। अन्या उनकी बात सुनकर एक नज़र अपनी भौहें चढ़ाते हुए घूरती है, फिर अलमारी से उनकी दवा लिए उन्हें देते हुए कहती हैं, वो तो मुझे पता है दादाजी, आप दिन ब दिन अपनी सेहत के लिए लापरवाह होते जा रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी दवा लेकर हंसते हुए कहते हैं, हम लापरवाह नहीं हुए बेटा, आपने हमारी आदत बिगाड़ दी है।
अन्या एक नज़र दिग्विजय जी को घूर हल्का मुस्कुरा देती है, फिर उन्हें लेटाते हुए कहती हैं, चलिए दादाजी, रात बहुत हो गई है, सो जाइए आप। अब कल सुबह हम माँ की पूजा में भी जाना है। उसकी बात सुन दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। अन्या उनका कमल ठीक कर कमरे की लाइट ऑफ करते हुए वो ट्रे लिए वापस कमरे से बाहर आ जाती हैं। वहीं रुद्र जो खिड़की के पास खड़ा था, अन्या की वो झूठी डांट दादाजी को पड़ते देख मुस्कुरा रहा था। उसे अन्या का खुद के परिवार का इतना ख्याल रखना बिना किसी स्वार्थ के काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो इस वक्त काफ़ी प्यार से अन्या को चोरी चोरी चुपके निहार रहा था। वो जहाँ जाती रुद्र भी उसके पीछे जैसे खींचे चला जाता। उसकी वो खनक रुद्र को एक सुंदर आग जैसे लग रही थी। उससे आती खुशबू उसके रोम रोम को एक अलग ही फीलिंग दे रही थी। अन्या इस बात से बेखबर ऊपर आती हैं और रेहान और तविश को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाती है और अपने ट्रे में रखा आइस पैक लेकर तविश के कंधे पर रखा एक तकिया लगा देती हैं और कमरे से जाते हुए लाइट ऑफ कर देती हैं। रुद्र ने भी अन्या के पीछे चोरी चुपके उसकी हर छोटी छोटी ज़रूरत परवाह देख रहा था। उसके मन में इस वक्त दादाजी के कहे एक वक्त की बात याद आ रही थी। रुद्र घर बिना किसी औरत के बिल्कुल एक वीरान हवेली जैसा हो जाता है, जहाँ लोग तो रहते हैं पर रौनक नहीं। उनके कहे शब्द आज रुद्र को एक हकीकत से रूबरू करा रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आज जैसे इस बात पर भरोसा करने लगेगा। दादाजी ने अन्या से शादी के वक्त रुद्र को समझाते हुए कहा था, अगर आपका साथी आपको बिना किसी शिकायत के सच्चे दिल से अपनाए और निस्वार्थ रूप से आपका साथ दे, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ को वही प्यार और सम्मान दे जिसका हक हो, बदले में शिकायत न रखे, तो समझ जाना यही आपका सच्चा जीवन साथी है, जिसके लिए आप खुद बदल जाओ और आपको पता भी न चले। ये सारे शब्द आज रुद्र का हर रूप में सच्चे होते नजर आ रहे थे। वो अन्या को देख बस खो सा गया। वो अपने खोए हुए अंदाज में अपने कदम जैसे अन्या के पास जाने को बढ़ाता है कि उसके पॉकेट से उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, जिसमें वो सेंस में आते हुए कुछ नाराज़गी से अपना फ़ोन निकाल उसमें आ रहे कॉल को एक नज़र घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। अन्या सब काम निपटा कर जैसे ही अपने कमरे में जाने को हुई कि उसे आकाश जी के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुन अन्या झट से उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं रुद्र स्टडी रूम में अपनी फाइलों में से कब से उलझा हुआ था। वो अपना काम फाइनली ख़त्म कर जैसे अपना सिर उठाता है तो उसकी नज़र वक्त पर चली जाती है, जिसे देख उससे कोई हैरानी नहीं हुई। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। रात अपनी घड़ी काट सुबह की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। ये सब देख रुद्र थके हुए अंदाज में चलकर अपने कमरे में आता है और बिना कोई आवाज़ की अन्या की दूसरी साइड आकर लेट जाता है। लेट तो जाता है पर उसके दिमाग में चल रही बातें उससे सोने की इजाज़त नहीं देती। उसके दिमाग में अभी की कई बातें गूंज रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि तू जब तक कदर करना सीखे, कोई उससे पहले तेरे नायाब हीरे को चुरा कर ले जाए तेरे से, जिसे सोच कर वो काफ़ी बेचैन सा हो रहा था। रुद्र अपनी बेचैनी दिल को शांत करने के लिए इधर उधर करवट लिए शांत करने की कोशिश करता है। वो अन्या की तरफ मुड़ा ही ताकि अन्या भी उसकी तरफ मुड़ उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है, जिसे देख रुद्र की नज़रें अपने हाथ के ऊपर रखे अन्या के हाथों से होते हुए उसके मासूम चेहरे पर चली जाती है, जिसे एक नज़र देखने भर से रुद्र बेचैन दिल शांत हो गया। उसके हाथों के स्पर्श भर से रुद्र को सुकून का एहसास होता है और साथ ही एक भरोसे का भी। वो भी आगे बढ़ अन्या का हाथ कसकर थाम थोड़ा उसकी तरफ खिसक उसके करीब बढ़ता है और काफ़ी प्यार से अन्या को देखते देखते सो जाता है। जैसे ही रुद्र की आंखें नींद में डूब जाती हैं, वैसे अन्या की आंखें खुल जाती हैं। सबसे पहले नज़र उससे अपने सामने रुद्र का वो शांत चेहरा दिखता है, फिर अपने हाथों में उसका कसकर थामा हाथ। एक पल को अन्या को लगता है कि वो कोई सपना देख रही थी जिससे वो हर पल जीना चाहती है, लेकिन अगले ही पल रुद्र की गहरी सांसों की खुशबू उससे खुद के करीब फील होते हुए उसे एहसास होता है कि ये सपना नहीं हकीकत है। पर कब तक के लिए, ये सवाल एक बार फिर
इस हसीन सपने जैसे पल को जीने से अन्या को जैसे रोक रहा था। सुबह का वक्त। रुद्र काफ़ी बेचैन से सो रहा था। उसके चेहरे पर आज नींद में भी काफ़ी दिलकश मुस्कान छाई हुई थी। नींद में किसी के पास होने के आवाज़ से रुद्र अचानक ही अपनी आंखें खोल देता है और सामने देख काफ़ी कठोर आवाज़ में कहता है, रेहान, ये तुम क्या कर रहे हो? रेहान रुद्र को अचानक आवाज़ सुन डर और घबराहट से पीछे हटते हुए जोर की सांस भरते हुए कहता है, क्या भाई, ऐसे कोई अचानक जागता है? आपने तो मुझे डरा दिया। रुद्र उठकर बेड पर बैठे हुए रेहान को काफ़ी अजीब नज़रों से घूर रहा था। ये सेम सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रहे थे अभी? रेहान रुद्र की बात सुन काफ़ी एक्साइटेड होते हुए कहता है, भाई आपको पता है आज मैंने दुनिया के 8वें अजूबे की खोज की है। उसकी ऐसी फालतू बात सुन रुद्र उसे इग्नोर करते हुए बेड से खड़ा होते हुए कहता है, ओके। रुद्र का ऐसा फीका रिएक्शन देख रेहान बेड पर से जल्दी नीचे उतरकर रुद्र का रास्ता रोक बच्चों जैसे कहता है, क्या ठीक है भाई, आपको नहीं जानना ऐसी क्या चीज़ है? रुद्र उसे बिना इंटरेस्ट के देख रहा था, लेकिन रेहान ने उसके सारे भाव को इग्नोर कर काफ़ी एक्साइटेड होते हुए आगे कहता है, अगर नहीं भी जाना तो भी मैं बता कर रहूँगा। ये बोल रेहान थोड़ा रुद्र के चेहरे के पास झुक अपना हाथ उसके फोटो के पास ले जाता है, जिसे देख रुद्र अजीब नज़रों से उसे देख उखड़े हुए लहजे में कहता है, रेहान, ये क्या कर रहे हो? दूर हटो। रेहान अपनी उंगली से उसके होठों को नाप एक स्माइल का साइन बनाकर रुद्र को इशारा करते हुए कहता है, ये। रुद्र उसकी हरकतों को सवालिया निगाहों से देखता है। रेहान खुशी से उस साइन को रुद्र को दिखाते हुए कहता है, ये देखो भाई, ये है दुनिया का 8वां अजूबा, आपकी स्माइल, जिसे शायद आज तक किसी ने न देखा हो। आपको पता है, जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा कि आप नींद में भी मुस्कुरा रहे हो। मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं जैसे ही आपके स्माइल के करीब पहुंचा, आपने अपनी आंखें खोल दी। रेहान अपनी उंगलियों से स्माइल साइन बनाकर उसे दिखाकर खुशी से कहता है, लेकिन मैंने इसे कैद कर लिया, अब मैं ये बात सबको बताऊंगा। इतना बोल रेहान खुशी से उछलते हुए जाने लगता है। रेहान उसकी ये सरप्राइज की बात सुन अपना सिर झटक जैसे ही आगे बढ़ता है, रेहान वापस उसके सामने आ धमकता है, जिसे देख रुद्र चिढ़ते हुए उस पर फूटने ही वाला होता है कि रेहान जल्दी जल्दी बोलना शुरू करता है, भाई मुझे पता है आप अभी मुझ पर बरसने वाले हो, लेकिन उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताना भूल गया कि मैं यहाँ क्यों आया था। फिर सोफे पर रखे कुर्ते की ओर इशारा करते हुए कहता है, भाई ये भाभी आपके लिए आज के पूजा के वाले कपड़े निकाल कर गई हैं, आप तैयार होकर जल्दी से मंदिर पहुँच जाना। दीनू बाबा और उनके बेटे मंदिर जा चुके हैं, मैं और तविश भी अभी निकल रहे हैं। और रही बात भाभी की, तो वो सुबह सुबह ही चली गई और जाते हुए आपको यह संदेश देने को बोल कर गई कि आपको मैं उठा दूँ, क्योंकि आप कल रात देर से सोए थे, इसीलिए भाभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ओके बाय, अब मैं भी चलता हूँ। इतना बोल रेहान लंबी लंबी सांस लेने लगता है। बेचारा रुद्र के गुस्से से बचने के लिए सारी बात एक ही सांस में जो कह चुका था। रेहान अपनी बात ख़त्म कर जैसे भागते हुए कमरे से बाहर जाने को हुआ कि उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ती है, रेहान। रेहान के कदम रुक जाते हैं। रेहान अपनी आंखें मींचकर खुद से कहता है, फंस गया मैं, बचा ले भगवान। रेहान जैसे खुद के लिए सेफ्टी मांग मुड़ता है कि उससे बिल्कुल अपने सामने रुद्र दिखाई देता है, जिसे देख रेहान मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ 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 भाई। रुद्र एक नज़र बिना भाव के रेहान को घूरता है, फिर आगे बढ़ उसे अपने गले से लगा लेता है। एक पल तो रेहान दंग ही रह जाता है रुद्र के गले लगने से, फिर वो भी रुद्र को कसकर हक कर लेता है। एक पल बाद रुद्र रेहान से अलग होकर उसके गाल पर हल्का थपथपाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे रेहान। ये सुन रेहान की आंखों में नमी छलक जाती है। आज उसका जन्मदिन है, ये बात तो एक पल के लिए भूल ही गया था। रेहान उनका जन्मदिन नहीं मनाता, क्योंकि उस दिन से उसकी सिर्फ दर्द की यादें हैं। सिवाय परिवार वालों को वो किसी को विश भी नहीं एक्सेप्ट करता था। अगर कोई फ्रेंड उससे गलती से भी विश कर दे तो वो पल दूसरों को खुशी देने वाले रेहान एक अलग ही रूप लोगों को देखने को मिलता था। रेहान रुद्र के विश करने में एक दर्द भरी मुस्कान बिखेरने की कोशिश करते हुए कहता है, थैंक यू भाई,
उसका वो दर्द देख रुद्र को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। वो प्यार से उसके सिर के बाल बिगाड़ कर कहता है, तुम चलो मंदिर, मैं आता हूँ। फिर एक कदम चलकर रुककर वापस रेहान को देख उसकी तरफ कुछ फेंकते हुए कहता है, और शायद जल्दी पहुँचने के लिए तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े। इतना बोल वो वॉशरूम में चला जाता है। रेहान अपने हाथ में रुद्र की दी हुई चीज़ को देख मुस्कुरा देता है, फिर जल्दी से नीचे जाता है। तविश जो कब से उसका वेट कर रहा था, वो गुस्से में कहता है, क्या यार, कहाँ रह गया था? हम लेट हो गए हैं, चल अब जल्दी चल। इतना बोल तविश जैसे ही कार की तरफ बढ़ने लगता है तो रेहान उसे रोकते हुए कहता है, कैसे घोंचूं, लेकिन इसमें नहीं। फिर उसने हाथ में रुद्र की दी हुई चाबी के बटन को दबाया और दूसरे साइड खड़ी एक ब्रांड न्यू ब्लू स्पोर्ट कार खड़ी थी। इसमें तविश उस कार को देख हैरानी से कहता है, ओह माय गॉड, ये तो वही कार है जिसे हमने 2 दिन पहले मैगजीन में देखा। ये अभी अभी 1 हफ्ते पहले सिर्फ न्यूयॉर्क में ही लॉन्च हुई है, और तूने कहा था कि तू रुद्र भाई से इस कार के बारे में बोलेगा। तूने बात भी कर ली इतनी जल्दी? वाओ, सरप्राइज। तविश उस कार को देख काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। रेहान उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मैंने ख्वाहिश जाहिर तो नहीं की, पर फिर भी भाई ने कुछ कहने से पहले ही वो पूरा कर दिया। लव यू भाई। इतना सोच रेहान खुश होते हुए टेंशन में कार में बैठ जाता है और तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकल जाता है। सारा चौहान परिवार मंदिर पहुँच चुका था। ये देवी माँ का पुराना और काफ़ी खूबसूरत मंदिर था। कौशल्या जी की बरसे की पूजा हर साल यही होती थी। ब्राह्मणों के लिए भोग, गरीबों में दान, ये सारी रस्में विधि विधान से होती थी। पहले तो ये सारी तैयारी हर बार आकाश जी करवाते थे अपनी निगरानी में, लेकिन उन्हें किसी पे भरोसा नहीं हुआ था। पर इस बार उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अन्या को खुशी खुशी सौंप निश्चित रूप से खुश थे। इस पूजा में कुछ करीबी लोग ही आए करते थे, जैसे रुद्र के दोस्त दिग्विजय जी के कुछ खास करीबी लोग थे। रुद्र भी जल्दी ही मंदिर पहुंच गया। जियान के साथ आते ही सबने पहले देविका भी मूर्त को अपनी माँ की तस्वीर के आगे सिर झुकाया, फिर दादाजी के पैर छुए। अबे और सोरे भी आ चुके थे और सब रुद्र के गले मिल उसे बातों में लगे थे। सब पूजा के मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। रुद्र अपनी पैनी नज़रों से अपने आसपास देख रहा था। उसने सबको देख लिया था, लेकिन अब तक उसने अन्या को नहीं दिखाई दी थी। वो काफ़ी देर से उसे ही तलाश रहा था, पर वो एक बार भी उसे नहीं दिखी। रुद्र बेचारा किसी से पूछ भी नहीं पा रहा था इस बारे में। अबे उसकी मनोदशा जान मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आसपास देख खोजने वाले अंदाज में कहता है, यार रुद्र भाई, भाभी दिखाई नहीं दे रही, तुमने देखा क्या? रुद्र उसके ऐसे पूछने पर अबे को एक नज़र घूरकर कठोर लहजे में कहता है, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी शौर्य तपाक से कहता है, पर मैंने देखा है बेचारी सुबह से पूजा और भोग के कामों में इधर उधर फिर रही थी। मैंने कहा था इतने सारे नौकर हैं, आप इन्हें करने को दो, लेकिन नहीं, वो कहती हैं ये सब खुद कर उन्हें खुशी मिलती है और खुद को कौशल्या माँ के करीब महसूस करती है। शौर्य की बात सुन रुद्र काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। उससे अन्या का ये लगन देख अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो और बेचैन नज़रों से उसे तलाश करता है कि अबे कहता है, लेकिन अभी कहाँ है, कब से नहीं देखा था। वो इतना कहता है कि पीछे उन्हें एक आवाज़ आती है, कौन, कहाँ है, किसकी बातें हो रही हैं बॉयज़? उस आवाज़ को सुन शौर्य और अबे तो पलट कर देख लेते हैं, पर रुद्र उससे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उस आवाज़ को पहचानता था। सामने समायरा खड़ी थी। आज उसने काफ़ी डिसेंट दिखने के लिए एक स्लीवलेस वाइट एंड क्रीम कलर का सूट पहना था, पर मेकअप में खुद को कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाथों में वाइट ट्यूलिप फ्लावर्स का बुके लिए वो हल्का मुस्कुराते हुए
खुद के अदाओं के जाल बिछ खाते हुए उनके सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, किसी की बात हो रही थी यहाँ? सोरे उसे देख कुछ फ्लर्टी अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, जो भी, आपको देख लिया तो अब बस आपकी ही बातें हमारे लिए दरमियान हैं। उसकी बात सुन समायरा खुश होते हुए शर्माने वाले अंदाज में उसके कंधे पर मारकर कहती है, क्या शौर्य, तुमने कभी नहीं सुधरोगे, तुम और तुम्हारी बातें। इतना बोल रुद्र बुके देते हुए कहती हैं, रुद्र कैसे हो? ये फ्लावर्स मैं आंटी के लिए लाई हूँ, उन्हें ट्यूलिप बहुत पसंद है। रुद्र समायरा की बात सुन उन फूलों को लेकर एक नज़र उन्हें देखता है। ये फूल उसकी माँ के पसंदीदा फूलों में से एक है। उसकी आंखों के सामने वो यादें का महरा था, जब वो और उसकी माँ ऐसे ही ट्यूलिप फ्लावर का गार्डन के बीच खेला करते थे। बचपन के वो सुकून के माँ के आंचल में बिताए पल रुद्र के अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कुछ उन यादों को याद कर रुद्र कुछ इमोशन हो गया, लेकिन जल्द ही खुद पर काबू कर काफ़ी शांत लहजे में उसे देख कहता है, थैंक यू फॉर फ्लावर समायरा। समायरा रुद्र के मुँह से यह सुन अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो जाती हैं। आखिर उसका प्लान जो कामयाब हो गया, रुद्र का अटेंशन और उसकी इसी परमिशन मिल जाए। वो अपनी अदाओं के जाल फेंकते हुए कहते हैं, इट्स माय प्लेजर रुद्र, वैसे भी हम दोस्त हैं ना, तो ये तो काफ़ी निर्मल सी बात है। रुद्र समायरा की बात सुन कुछ कहने के लिए जैसे ही समायरा को जैसे ही देखा उसकी नज़र थम सी गई। उसका दिल उसकी नॉर्मल ताल से कुछ ज़्यादा ही थिरकने लगा और उसके खामोश आंखों में एक साथ काफ़ी ज़्यादा उमड़ने लगी थी। समायरा जो खुद को ही देख रही थी, उसने उससे आंखों में एक अलग ही चमक देख फूले नहीं समा रही थी। उससे लग रहा था कि वो ये आंखें आज उसकी खूबसूरती में खो गई और रुद्र उसे देखकर यह प्यार ही भरी नज़रों से देख रहा था। और उसकी ये खुशी 2 पल में ही टूट सी गई, क्योंकि उसकी निगाहों का रुख खुद की जगह उसके पीछे नज़र आ रहा था। ये देख समायरा असमंजस में पीछे मुड़कर जब रुद्र को निगाहों को फॉलो करते हुए जब देखती है, तो उसका मन बदल में जैसे आग सी लग गई जाती है। रुद्र की निगाहें जिसे निहार रही थी वो और कोई नहीं, अन्या थी। आज अन्या ने क्रीम कलर की साड़ी जिसमें रेड बॉर्डर का और वो पतली थी, साथ ही क्रीम कलर का 3/4 का ब्लाउज, हाथों में ली गई चूड़ियों के साथ वही कौशल्या जी के कंगन और कानों में वही लंबे झुमके जो कल आकाश जी ने दिए थे। गले में सिर रुद्र के नाम का मंगलसूत्र और खुले लंबे बालों में सिंदूर, मांग में रुद्र के नाम का हल्का सिंदूर, माथे पर बिंदी, चेहरे पर बिल्कुल सादगी का निखार, होठ हल्के गुलाबी। अन्या आज अपनी सादगी में भी चौहान परिवार की बहू होने का रुतबा और उसकी खुद के अंदर की शीतलता साफ साफ झलक रही थी। रुद्र तो बस आज उसे उसमें डूब सा जाना चाहता है। अन्या अपने कामों में काफ़ी व्यस्त थी, पर उसकी ये निगाहें 2 पल के लिए रुद्र पर जैसे ही ठहर गई। रुद्र ने भी आज अन्या की रखा क्रीम कलर का कुर्ता और पजामा पहना था। रुद्र का कुर्ता और अन्या की साड़ी जैसे खुद में जैसे मैच कर रही हैं। वो था तो काफ़ी हैंडसम, पर आज वो भी सादगी भरे लुक में एक अलग की पहचान छोड़ रहा था। दोनों की नज़र आपस में मिली, दोनों के दिल एक दूसरे की आंखों में डूब एक साथ धड़कने उठे, जैसे एक दूसरे के से कह रहे हो। तभी एक स्टाफ के बुलाने पर अन्या का ध्यान टूटा और वो वहाँ से जल्दी से चली गई और रुद्र के दिल की बात अधूरी सी रह गई। समायरा जिसने इन आँखों में खोई दोनों की जज्बात देख उबाल सी हो गई थी, उसके टोकने पर भी रुद्र उसे पूरा इग्नोर कर दिया। वो उसे इस नाकामी और गुस्से के लिए यहाँ से पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। पंडित जी के बुलाने पर सब पूजा वाली जगह पर जाने लगे, लेकिन जहाँ सबके कदम जाने लगे वहीं किसी के कदम सबके विपरीत पीछे हट रहे थे। ये और कोई नहीं, रेहान था। और वहाँ से हट बिल्कुल मंदिर के
समीप छोड़ के एक पेड़ के नीचे जाकर अकेला बैठ गया था और खामोशी से अपने हाथ में पकड़े एक लॉकेट को देखता हुआ कहता है, ये कौशल्या जी का लॉकेट था जो रेहान के जन्मदिन के बाद अपने अंतिम सांसों में रेहान की दिया था। रेहान रोना तो बहुत चाहता था अपनी माँ के उस दर्द में, लेकिन इतने सालों में वो आंसू बहकर जैसे उसके अंदर सब कुछ सूख चुके थे। जैसे ही वो आंसू जन्म देते ही उसकी माँ उससे छीन ली गई और पिता ने भी कभी बेटा होने पर उसे माथे पर हाथ नहीं रखा। रेहान पूजा में नहीं जाता था क्योंकि शुरुआत से उसे नफरत के बीच आकाश जी के अंदर इतने कठोर जहर भर दिया। रेहान के प्रति भी उन्होंने रेहान को कभी उस पूजा में शामिल तक नहीं होने दिया। रेहान इन 25 सालों तक यही मंदिर के कोनों में बैठ अपनी माँ के लिए दर्श और अर्चना करता है। रेहान हर साल की भांति वहीं बैठा था और अपनी माँ के उस लॉकेट को देख ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेहान उस हाथ के स्पर्श को महसूस कर अपनी आंखें खाली पड़ी निगाहें उठाकर जैसे ही सामने देखता है। तो दोस्तों, सामने आखिर कौन था जानेंगे हम अगले भाग में। आज के लिए सॉरी दोस्तों, आज आपका जो भाग है वो काफ़ी लेट आया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थोड़ी देर एडमिट रही थी। मेरी तबीयत ख़राब है गर्मी की वजह से। तो पार्ट आपके कंटिन्यू रहेंगे, इसकी राजवीर वाला भी। धन्यवाद।